हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण लेकर के आई हूँ। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि इस चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है, तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, जिन्हें हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो बच्चों, अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगला पॉइंट, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये जो नीले रंग का जो लिटमस पत्र होता है, जब ये अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला पॉइंट है, यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बच्चों, जो अम्ल होते हैं इसका जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये जलीय विलयन में यानी कि इसमें जल मिलाने पर ये H+ आयन देते हैं। इसके उदाहरण हैं HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये अम्लों के उदाहरण हैं। अब आते हैं अम्लों के प्रकार। अम्लों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अब आइए एक एक करके इनको समझते हैं। प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बच्चों, जब हम इन अम्लों को जल में मिलाते हैं, यानी कि जब इनका जलीय विलयन हम बनाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से आयनित होकर के खूब ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं। तो ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। बच्चों, जब ये अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, बल्कि इनका केवल कुछ भाग आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, यानी केवल कुछ भाग ही इनका आयनित होता है, तो ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण है इसका एसिटिक अम्ल CH3COOH और फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र है HCOOH। अब आते हैं सांद्र अम्ल, कंसंट्रेट एसिड। सांद्र अम्ल या कंसंट्रेट एसिड कौन से होते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। बच्चों, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा बहुत अल्प हो, ऐसा अम्ल क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। अब तनु अम्ल। तनु अम्ल जिसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। इसमें सांद्र का उल्टा होता है, अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। अब जानते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और जब हम इसको स्पर्श करेंगे तो ये हमको साबुन की तरह चिकने लगते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के गुण। क्षारक के गुण क्या होते हैं? स्वाद में कड़वा होता है। बच्चों, जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जब हम क्षारक के संपर्क में लाल लिटमस पेपर को लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अम्ल ने नीले लिटमस को लाल किया था और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला है जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जब हम इनका जलीय विलयन बनाएंगे, जब इसमें जल मिलाकर इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये OH- आयन देते हैं। और अम्ल क्या देते थे? H+ आयन, और ये OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसके उदाहरण हैं NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं,
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्षारक और क्षार में। एग्जाम में क्षारक आता है तो वो क्षार के बारे में लिखाते हैं, और क्षार के बारे में आता है तो वो क्षारक के विषय में लिखाते हैं। इसीलिए आप इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्षार और क्षारक में अंतर होता है। क्षार क्या है? ऐसे क्षारक जो जल में बहुत ज्यादा घुलनशील हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। इसके उदाहरण है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सूचक, जिन्हें हम इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, क्या होते हैं सूचक? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। बच्चों यदि मान लीजिए कोई विलयन हमको दिया है और हमें ये पहचानना है कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? आप कहेंगे कि हम इसको चख के या स्पर्श करके पहचानेंगे, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। प्रयोगशाला में कभी भी किसी विलयन को हम चख कर या स्पर्श करके नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको चखा या स्पर्श किया तो ये कोई नुकसानदायक हमारी स्किन को या हमारे शरीर को ये बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए इस तरीके से हम इनको नहीं पहचान सकते। तो फिर किस तरीके से पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हम सूचक का प्रयोग करेंगे। सूचक क्या करते हैं? ये विलयन, कोई विलयन अम्ल है या क्षार है, ये इसकी पहचान करते हैं। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को ये दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध या इनका कलर अम्लीय माध्यम में कुछ और होगा और क्षारकीय माध्यम में कुछ और होगा, और इस आधार पर हम इनको अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक भी जिन्हें कहते हैं, और तीसरे हैं गंधीय सूचक। अब आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। बच्चों ऐसे सूचक जिनको हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वो प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक स्रोत होते हैं पौधे। इसका उदाहरण है लिटमस और हल्दी। जो हमने लिटमस अभी पीछे पढ़ा था, ये वही लिटमस है। अब लिटमस के विषय में समझते हैं। लिटमस क्या है? ये अम्ल व क्षारक की पहचान करने के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। बच्चों अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए जो हम सबसे ज्यादा सामान्य रूप से जिसका हम उपयोग करते हैं, वह प्राकृतिक सूचक कौन सा है? वह लिटमस। और लिटमस को हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो कि शैवाल और कवक के आपस में मिलने से बनते हैं। शैवाल और कवक जब साथ में जीवन यापन करते हैं तो हम उनको लाइकेन कहते हैं। तो लिटमस को हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और लिटमस पत्र जो होता है ये 2 रंग का होता है, नीला व लाल। अम्ल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये देखिए, ये नीला लिटमस पेपर है जो कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। ये नींबू है और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और ये नीला लिटमस पेपर है। जब हम नीले लिटमस पत्र को नींबू के संपर्क में लाएंगे तो ये देखिए लिटमस पेपर का जो भाग नींबू के संपर्क में है, यानी कि ये सिट्रिक एसिड के संपर्क में आने पर ये कैसा हो गया है? नीला लिटमस पेपर लाल हो गया है। यानी कि अम्ल क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसी तरीके से ये देखिए लाल लिटमस पत्र है। और जब हम एक बीकर में साबुन का घोल लेंगे तो साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारकीय होता है। और जब हम साबुन के घोल में इस लाल लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो इसका लिटमस पत्र का जो डूबा हुआ सिरा है ये कैसे रंग का हो गया है? ये नीले रंग का हो गया है। क्यों? क्योंकि ये क्षार के विलयन के संपर्क में आकर के लाल लिटमस पत्र नीला हो गया है, क्योंकि क्षार के विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अतः बच्चों इस तरीके से लिटमस पत्र के द्वारा हम अम्ल व क्षारकीय विलयन की पहचान कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक वह सूचक जिनका निर्माण रसायन से होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। बच्चों ऐसे सूचक जिनका निर्माण हम रसायन या किसी केमिकल से करते हैं
तो ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिन ये क्या है? ये कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिनोल्फिन। फिनोल्फिन क्या करता है? ये अम्ल के साथ रंगहीन होता है। अम्ल के साथ इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन। और क्षारक के साथ इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसी तरीके से मेथिल ऑरेंज है, अम्ल के साथ इसका रंग लाल हो जाएगा और क्षारक के साथ इसका रंग पीला हो जाएगा। जब ये किसी क्षारक के संपर्क में आएगा तो ये पीला हो जाएगा और जब ये किसी अम्ल के संपर्क में आएगा तो ये लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन कृत्रिम सूचक को उपयोग करके हम अम्ल व क्षारक की पहचान कर सकते हैं। अब आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में कुछ और होती है और क्षारकीय माध्यम में कुछ और होती है, यानी कि ये अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारकीय विलयन की पहचान कराते हैं। ऐसे सूचक क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। उदाहरण है प्याज का रस। प्याज का रस अगर ये किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो इसकी गंध और तीक्ष्ण हो जाती है, तीक्ष्ण गंध आती है। और जब ये क्षारक के संपर्क में आती है तो ये इसमें कोई भी गंध इसमें नहीं रहती। इसी तरीके से वेनिला है, जो आइसक्रीम में जो वेनिला फ्लेवर होता है, ये वही वेनिला है। जब ये किसी अम्ल के संपर्क में आती है तो ये इसकी गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसी है वैसी रहती है। लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर इसमें कोई भी गंध नहीं आती। इसी तरीके से लौंग का तेल है, अम्ल के संपर्क में आने पर इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब समान ही रहती है। और क्षारक के संपर्क में आती है तो इसमें कोई भी गंध नहीं आती। मतलब जब ये अम्ल के संपर्क में आती है तो इसमें लौंग में जो गंध आती है वही आती है, और जब क्षारक के संपर्क में आती है तो इसमें किसी भी तरीके की कोई गंध का अनुभव नहीं होता। अब आती है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, आइए जानते हैं। अम्ल धातु के साथ मिलकर के लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब अम्लों की क्रिया बच्चों किसी धातु के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण है इसका जिंक, Zn। जिंक क्या है? एक धातु है, और जब इसकी क्रिया हम किसी अम्ल के साथ कराएंगे, अम्ल यानी कि 2HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बन जाएगा ZnCl2। ZnCl2 क्या है? ZnCl2 एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी तरीके से क्षारक की धातु के साथ क्या अभिक्रिया होती है? क्षारक जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो भी लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल भी धातु के साथ लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और क्षारक भी धातु के साथ लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका उदाहरण है, मान लीजिए एक क्षारक ले लिया NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जलीय विलयन ले लेते हैं और जब हम इसकी क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो ये Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है, जो कि एक लवण है, और इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो निकलने वाली गैस है ये हाइड्रोजन है। ये हम कैसे जानेंगे? इसको हम एक परीक्षण के द्वारा, एक टेस्ट के द्वारा हम इसको पहचानेंगे कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। वो परीक्षण क्या है, आइए समझते हैं। इस परीक्षण में ये देखिए, हमने एक स्टैंड लिया हुआ है और स्टैंड पर हमने एक परख नली लगाई है, और इस परख नली में हमने दानेदार जिंक के टुकड़े लिए हैं, और इस दानेदार जिंक के टुकड़े पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाला है, यानी धातु पर हमने किसकी क्रिया कराई है? अम्ल की। और यहाँ पर एक इसके परख नली के मुंह पे कॉर्क लगी है, तो इस कॉर्क की वजह से इसके अंदर से जो गैस बनेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और इस गैस को हम एक नली के द्वारा, ये एक साबुन का घोल लिया है, इसमें हम इकट्ठा करेंगे। तो जब ये गैस बनती है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये साबुन के पानी में इकट्ठी होकर के ये बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। और जब हम इसके मुंह पर बच्चों जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आएंगे, जब जलती हुई मोमबत्ती इनके पास लेके आएंगे हम बुलबुलों के पास, तो ये फट फट की ध्वनि के साथ, यानी कि पॉप ध्वनि के साथ जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है और ये पॉप ध्वनि यानी फट फट की ध्वनि के साथ ये जलना शुरू कर देती है, और इससे पहचान होती है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। अब आगे चलते हैं।
अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। बच्चों अब हम अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया होती है। इसमें हम अम्ल ले लिया हमने 2HCl, और जब ये धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, मान लीजिए कोई धातु है सोडियम, सोडियम एक धातु है, और जब इसके कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट इसके साथ जुड़ा होता है, कार्बोनेट यानी CO3 ग्रुप, तो ये क्या बन जाता है, धातु कार्बोनेट। यानी कि धातु के साथ जब कोई कार्बोनेट ग्रुप जुड़ा होता है तो ये धातु कार्बोनेट बन जाता है। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस CO2 गैस और प्लस जल का निर्माण होता है। यानी कि लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अम्ल है, अम्ल हमने ले लिया है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है, ये धातु का एक कार्बोनेट है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो NaCl बनता है और CO2 व जल बनते हैं। NaCl क्या है, NaCl एक लवण है। लवण का निर्माण होता है, CO2 और जल का निर्माण होता है। इसी तरीके से अम्ल की धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु बाई कार्बोनेट क्या होते हैं, जब कोई धातु बाई कार्बोनेट ग्रुप के साथ क्रिया करती है। बाई कार्बोनेट ग्रुप होता है HCO3, CO3 केवल देते हैं तो कार्बोनेट ग्रुप होता है, और जब HCO3 पूरा ग्रुप लेते हैं तो ये होता है बाई कार्बोनेट ग्रुप। जब कोई धातु किसी बाई कार्बोनेट ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, जैसे NaSCO3, तो यह है सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं, एक ही बात होती है। तो जब ये अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। यानी कि लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। इसमें देखिए 2HCl लिया है हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इस सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl लवण बनता है, बस CO2 गैस बनती है और जल का निर्माण होता है। तो बच्चों अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पर लवण, CO2 गैस व जल बनते हैं। अब इस क्रिया में जो गैस बनी है वो CO2 गैस है, कैसे जानेंगे हम इसको भी, आइए एक प्रयोग के माध्यम से हम समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परीक्षण। तो इसमें निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम कैसे जानेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे। तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम चूने का पानी लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी कहते हैं, जब इसमें से हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल का निर्माण होगा। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, जो कि एक अवक्षेप के रूप में होगा, और ये पानी का रंग कैसा हो जाएगा, पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। और जब हम अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करेंगे, और जब हम ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और फिर हम इसके बाद भी अगर हम CO2 प्रभावित उसमें करते ही रहेंगे, यानी कि अधिक मात्रा में CO2 उसमें से प्रवाहित करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जल व CO2 से दोबारा अभिक्रिया करके CaSCO3 का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, और जिस वजह से जो दूधिया रंग है वो हट जाएगा और फिर से इसका एक पानी जैसा रंग आ जाएगा। आइए इसको एक चित्र के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा भी हम समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक उपकरण हमने सेट किया हुआ है। इसमें ये परख नली एक स्टैंड की सहायता से लगी हुई है, और यहाँ पर ये थिसिल फनल या कीप लगी है, और यहाँ पर हमने ये सोडियम कार्बोनेट इस परख नली में लिया है, और सोडियम कार्बोनेट में के साथ हमने डाला है तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और जब हम इसमें HCl डालेंगे तो क्या होगा, HCl धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, और लवण के साथ साथ CO2 गैस बनाएगा। और इसके मुंह पे क्योंकि कॉर्क लगी है परख नली के मुंह पर, अतः ये जो CO2 गैस है ये बाहर नहीं निकल पाएगी, और हम इस गैस को एक नली के द्वारा एक दूसरी परख नली में से पास करेंगे, दूसरी परख नली में इसको भेजेंगे, और इस दूसरी जो परख नली ली है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी है। और बच्चों जब हम इस गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो हम देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा,
और ये दूधिया रंग का क्यों हुआ है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की वजह से दूधिया रंग का ये हुआ है। और जब हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिलेय लवण है, एक अवक्षेप के रूप में बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक चौक की तरह होता है। जैसे पानी में आपने मान लीजिए चौक पाउडर को पीस के आपने पानी में डाला, तो आप क्या देखेंगे कि काफी सारी चौक जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी एक अवक्षेप के रूप में, और थोड़ी सी चौक इसमें ऊपर, इसके कुछ पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से पानी का रंग दूधिया सा हो जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से इसका रंग कैसा हो गया है? चूने के पानी का रंग दूधिया हो गया है। और जब हम इस दूधिया रंग के विलयन में और CO2 गैस प्रवाहित करते ही रहेंगे तो क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका दूधिया रंग खत्म होकर के ये फिर से पानी जैसा रंग, कलरलेस इसका रंग आ जाएगा। तो बच्चों, इस टेस्ट के द्वारा हमने जाना कि निकलने वाली गैस CO2 ही है। अब आगे चलते हैं। क्षारक धातु कार्बोनेट व धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। बच्चों, जो क्षारक होते हैं ये धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। अब है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया किस तरीके से करते हैं। तो जब अम्ल के साथ क्षारक को मिलाया जाता है तो इसके फलस्वरूप लवण व जल का निर्माण होता है। मतलब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। का उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl बनता है। NaCl एक लवण है और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, जब ये लवण और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को एकदम समाप्त करके लवण और जल बना लेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। बच्चों, हम जानेंगे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है तो वो धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Cu कॉपर एक धातु है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है तो CuO क्या है? ये धात्विक ऑक्साइड है। जब ये धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें लवण व जल का निर्माण होता है। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड है, और जब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है जो कि एक लवण है तथा जल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर रही है और क्या बना रही है? लवण। तो अम्ल के साथ कोई क्षारकीय प्रवृत्ति का जब क्रिया करता है तभी लवण बनता है। यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड है इनकी प्रकृति कैसी है? क्षारकीय प्रकृति है। अब आती है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो, जैसे कार्बन एक अधातु है और इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये अधात्विक ऑक्साइड है। तो जब क्षारक किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये भी लवण व जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण है इसका CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अधात्विक ऑक्साइड भी कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा जल का निर्माण होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है। अब आगे चलते हैं। अब आता है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब है जलीय विलयन में अम्ल। बच्चों, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो अम्ल होते हैं। जब इनमें जल मिलाया जाता है तो जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। अगर जल नहीं होगा तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ आयन अलग नहीं हो सकते। जैसे HCl है, जब इसको
जल के साथ मिलाया जाएगा तो ये H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। बच्चों जो हाइड्रोजन आयन होते हैं यानी H प्लस आयन, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जल के अणुओं के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस आयन के रूप में ये रह सकते हैं। तो H प्लस या हाइड्रोनियम आयन जो है, जिसे हम H3O प्लस कह रहे हैं, इसके रूप में ये रहता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयन है H प्लस आयन, ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, अतः ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन के रूप में ये रहता है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये H प्लस आयन जो है H2O के साथ जुड़ करके H3O प्लस आयन बना लेगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब आते हैं जलीय विलयन में क्षारक। तो हम जानेंगे कि क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। बच्चों, जिस तरीके से अम्ल जल में घुलने पर H प्लस आयन उत्पन्न करता है, उसी तरीके से जो क्षारक होते हैं ये जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये पोटेशियम यानी K प्लस और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाएगा। तो बच्चों, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की ये प्रक्रिया जो है ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अर्थात जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो इस क्रिया में काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः ये क्रिया हमको जब भी हम करें, इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए हमको। और इसको जब हम कांच के किसी बर्तन में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में करते हैं, तो उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए और इसको बहुत ही सावधानी से अपने टीचर की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा के उत्पन्न होने की वजह से हम जल भी सकते हैं और यहाँ कांच की टेस्ट ट्यूब वगैरह वो फट भी सकती है। इसीलिए ऊष्माक्षेपी होने के कारण इस प्रयोग को हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब जानते हैं तनुकरण क्या होता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन के सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। बच्चों, जब जल में हम अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो आयन की जो सांद्रता है, आयन कौन से आयन, जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो कौन से आयन वहां पर उत्पन्न होंगे, H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो इनके जो प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, क्योंकि जल इसमें मिलाएंगे अम्ल या क्षारक में तो क्या होगा, इसके आयतन में कमी होगी और इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।